देह शिवा बर मोह इहे शुभ कर्म न ते कबहू न टरो न डरो अरिसो जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो। नमस्कार दर्शकों, जिंदगी कैफे संवाद नो हिलारो कार्यक्रम में मैं निशित जोशी आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, मैंने जो ये शुरुआत में बात कही वो गुरु गोविंद सिंह जी ने ये बात कही है। ये बात सुनते ही किसी भी व्यक्ति में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे ये वर दे कि मैं अच्छे कर्म करने से कभी पीछे ना हटूं। अगर मैं युद्ध में जाऊं तो युद्ध में शत्रु से न डरूं और युद्ध में अपनी जीत निश्चित करूं। ये इतना अच्छा ख्याल है और इस विचार से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी है उन्होंने ये बात को अपना जीवन मंत्र बनाया। उनकी माताजी ने उन्हें ये बात सिखाई और फिर वो आगे चलते रहे और कभी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज दर्शकों, ये एक देश की सबसे बड़ी FMCG संस्था से जुड़े हैं, जिनके साथ 36 लाख किसान भी जुड़े हैं। उनका एक ही जीवन मंत्र है कि संस्था का विकास पहले होना चाहिए। अगर संस्था विकास करती है तो कर्मचारी का विकास अपने आप ही हो जाता है। वो चुनौतियों से कभी घबराते नहीं, उसका सहर्ष स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि चुनौतियां आने से ही हमें नई नई सफलताएं मिलती है। और उन्होंने भी इस तरह से ही चुनौतियों का स्वीकार किया और अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल किया। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रुपिंदर एस सोडी से। सोडी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार। थैंक यू सर। जो इतना उत्साहित स्टार्ट किया गुरु गोविंद सिंह जी 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 सर, बहुत ही अच्छा जी। सोडी साहब, जैसे तो इंट्रोडक्शन में तो बहुत कुछ बोला, तो वो हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आपके बचपन से शुरुआत करते हैं। पंजाब का फिरोजपुर ज़िला, वहाँ आपका जन्म हुआ। आपका बचपन कैसा था? आप स्कूल में कहाँ तक पढ़े वहाँ पे, फिर आप कहाँ गए? आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए निशित जी, हर आदमी का जो बचपन होता है वो एक सबसे अच्छा जिंदगी का हिस्सा होता है। बिल्कुल। और वही हिस्सा आपकी पूरे जिंदगी की नींव भी डालता है। मैं बहुत ही लकी था, फॉर्चुनेट था कि मेरा जन्म पंजाब में फिरोजपुर जिले में एक छोटा सा गांव है, रत्ता खेड़ा, भाई गुलाब सिंह वाला। सिर्फ 50 घर होंगे वहाँ। अच्छा। 18 किलोमीटर वहाँ हुआ। खेती थी घर की। और दिसंबर 1958 में जन्म हुआ। 1965 तक गांव में या फिरोजपुर सिटी में हम रहते थे। आई थिंक फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड तक गांव में पढ़े या फिर फिरोजपुर में जी। फिर 1965 में, क्योंकि गांव हमारा पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही था। अच्छा। और 1965 की जो वॉर हुई तो फोर्सफुली हमको शिफ्ट किया गया। अच्छा। दिल्ली में। ओके। हम दिल्ली गए थे टेम्परेरी, कि वहाँ जाएंगे, जैसे ही वॉर खत्म होगी वापस आ जाएंगे। और वहाँ पे क्योंकि हमारे पिताजी का नौकरी, बिजनेस यहाँ था, उन्होंने नौकरी की, कोई और था नहीं, तो हमने वहाँ पे एक कॉलोनी है जो सरकारी लोगों की है, RK-पुरम। जी जी जी। वहाँ सेक्टर 1 में हमने एक जो चपड़ासी या जो पीर के घर मिलते हैं जी, वो किराए पे लिया। 20 रुपए प्रति मंथ लिया था जी। वो हमने किराए पे लिया। और वहाँ पे सेक्टर 1 में ही दिल्ली म्युनिसिपल स्कूल में मैंने एडमिशन लिया। अच्छा। और 8वीं क्लास तक सेक्टर 1 के दिल्ली म्युनिसिपल स्कूल में मैंने अपनी एजुकेशन ली, हिंदी मीडियम में। अच्छा। पिताजी क्या बिजनेस करते थे आपके? पिताजी का बिजनेस नहीं था उनका। जब हम पंजाब में रहते थे तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का था और खेती थी। अच्छा, खेती का। वहीं पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी कर ली। अच्छा, बहुत बढ़िया। और फिर म्युनिसिपल स्कूल में 8वीं पास की। फिर वो उस वक्त क्या हाई सेकेंडरी 11 बरस की होती, 11th तक। यस। तो 9th से 11th अगेन हिंदी मीडियम में गवर्नमेंट स्कूल सेक्टर 3 में हम पढ़े। अच्छा। तो स्कूलिंग आप मानेंगे कि दिल्ली में गवर्नमेंट या म्युनिसिपल स्कूल में, पर गांव से जुड़े हुए थे। चाहे गर्मियों की 3 महीने की छुट्टी हो, बिल्कुल, चाहे सर्दियों की हो, चाहे दिवाली की हो, पंजाब मेल पकड़ के फिरोजपुर और वहाँ से बस पकड़ के लोहगढ़, और लोहगढ़ से 5 किलोमीटर सामान उठा के पैदल रत्ता खेड़ा जाते थे जी। और
खेती थी, तो वो जब भी छुट्टी पे जाते थे, लोग छुट्टी अभी भी करते हैं, मस्ती मारते थे, हमारा काम 4 गुना बढ़ जाता। तो क्योंकि गर्मी में जाएंगे तो गेहूं की कटाई चल रही थी और उसकी वो थ्रेशिंग होती थी, और उसके थोड़ी देर बाद बरसात आएगी तो आपकी धान की ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल शुरू हो जाती थी, ट्रांसप्लांटेशन। राइट। तो पढ़ाई भी और गांव में खेत में काम भी करना, दोनों साथ साथ। बहुत बढ़िया, पढ़ाई भी, गांव में खेत में काम। आप आर के पुरम में रहे, दिल्ली में। दूसरा एक, जब छोटे बच्चे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि शरारत वगैरह होती रहती है। माता पिता से डांट भी पड़ी थी। आप, हमने ऐसा भी सुना है कि जब माता जी आपकी जाती थी बाहर तो आप चोरी छुपे, आपके भाई और आप 4 भाई हैं, तो खीर हलवा सब बना के फिर बर्तन साफ करके रख देते। तो ये जरा घटना बताइए, फिर जो डांट और मार पड़ती थी वो, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे। देखिए निश्चित जी, हम 4 भाई हैं, कोई बहन नहीं। मदर हमारी म्यूजिक टीचर थी, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल थे, लाहौर मॉन्टेसरी स्कूल। वो सुबह सुबह उठती थी कोई 5:30-6 बजे, घर का काम करना, नाश्ता बनाना, हमको सबको नहलाना, जूड़े करने, क्योंकि छोटे छोटे थे, और तैयार करके स्कूल चली जाती थी। अब हम 4 भाई अकेले, क्योंकि हमारा जो स्कूल था वो सेकंड शिफ्ट में था, तो 1-1:30 बजे लगता था दोपहर को। अब आप पूरे खाली हो, 4 भाई 2-2 साल के डिफरेंस के, तो आप इमेजिन सकते हो कि मतलब 2 ग्रुप बने, पर लड़ाई झगड़े तो करने ही करने, चाहे वो पोते से, चाहे झाड़ू से, चाहे वो जो कपड़े धोने वाली थी उससे करनी। और फिर खाने पीने उन दिनों में लिमिटेड, आपको ये नहीं कि आप जो चाहे वो खा पी सकते हैं, चाहे वो दूध की मलाई है, चाहे घर का कोई मिठाई है। उस वक्त के, आजकल तो रेफ्रिजरेटर, उस वक्त तो रेफ्रिजरेटर होते नहीं थे। एक लकड़ी की जाली होती थी ताकि उसमें हवा आ जा सके, उसमें खाने पीने का ऐसा सामान, कुछ कोई मिठाई हो, कोई खीर हो, कोई बिस्किट हो, वो पड़े रहते थे। और वो मदर लॉक करके जाएंगे, नहीं तो बच्चे तो चारों एक दिन में सब खत्म कर। तो हम तो मतलब खाने पीने के शौकीन थे, या बच्चों में तो होता ही है। तो एक ऊपर ड्रॉर होता था और नीचे तो लॉक लगा हुआ, हम लोग वो ड्रॉर निकाल लेते थे और ऊपर से, ड्रॉर के ऊपर से हाथ डाल के खाना खा लेते थे। अब हलवा, अब घर पे आटा भी है, तेल या उस वक्त वनस्पति था वो, अब हलवा बना लेना, पर मदर को पता चल ही जाता था, वो कहीं ना कहीं गिरा रह जाता था, कढ़ाई के पीछे लगा रह जाता था, या कहीं किचन में गिर जाता था। तो वो यादगार है, तो बहुत बढ़िया है। और पर एक बात आ दूं, आजकल के बच्चे हम भी देखते हैं, हमारे भी बच्चे हैं और आपके भी हैं, सब हैं, उस जमाने में जो हम मस्ती खेलते थे ना, देखिए चाहे वो पतंग उड़ाना हो, पतंग के मौसम पूरा दिन छत पे रहना, चाहे वो क्रिकेट खेलनी हो, चाहे बरसात आ जाए तो चक्कू का गेम होता था, या वो लट्टू चलाने, या वो कांच के वो बनते हम कहते कंचे खेलने, मतलब कोई ऐसा गेम नहीं था जो हम हमेशा ना खेलते हो। बहुत अच्छा। सबसे मस्ती के दिन थे बहुत। बस। तो अभी मस्ती के दिन से अब थोड़ा ऊपर आते हैं। स्कूल ख़त्म हुई, आप, अच्छा, बतौर स्टूडेंट आप कैसे थे? रैंकर थे? ना, कभी लाइफ में ना, कहीं पे भी मैं रैंकर नहीं रहा। देखिए हमारा था कि मीडियोकर थे, पास हुए, कभी फेल नहीं हुए, और मार्क्स मतलब बीच में से ऊपर ही आते थे, पर पढ़ाई के एग्जाम से एक दिन पहले ही पढ़ते थे। होमवर्क भी 50-60% करके जाते, पर इतना था कि थोड़ा सा जैसे ग्रास्पिंग पावर अच्छी थी, तो क्लास में हमारा उसमें रट के बोलना होता था, चाहे संस्कृत के श्लोक हों, चाहे पहाड़े हों, तो वो हम 5 मिनट में रट के टीचर को सुनाते थे, तो बहुत खुश होते थे। और उन दिनों तो देखिए टीचर भी बहुत अच्छे होते थे। मुझे याद है, हमारा जब म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ता था, हमारे क्लास 4th क्लास में मेरे टीचर का नाम था गजय सिंह। तो पढ़ाने का भी, फिर शाम को वो अपने गार्डन में, हमको गार्डन में प्लांट्स वगैरह भी लगाने का, उनके पैर की उंगलियां भी खींचने की। और तो और हमारे ना उन दिनों बहुत इंटरेस्टिंग, मैं अभी जब जाता हूँ आर के पुरम से, तो मुझे वो पुरानी चीज़ें याद आती हैं। वहाँ नए नए गवर्नमेंट के ऑफिस खुले थे आर के पुरम सेक्टर 1 में, और वहाँ पे ना पानी के कूलर लगे। उस वक्त तो कूलर फ्रिज तो होते ही नहीं थे, तो घड़े का पानी होता। तो हमारा घर स्कूल के पास था, मार्केट के पास, सेक्टर 1, 1083।
1083 सेक्टर 1। अभी भी है, मैं अभी थोड़े दिन पहले बाहर से देख के आया। तो हमारे टीचर ने हमारे देखा कि आप अपने घर से जग उठाओगे, ये गवर्नमेंट के ऑफिस में जाओगे, आप बच्चों को रोकेगा ही नहीं, और ठंडा पानी हमारे लिए लेके आओगे। तो हमारी ड्यूटी होती थी और बड़ा मजा आता था। तो गवर्नमेंट की बात की तो शायद 8वीं कक्षा में ने आपने डिसाइड किया था मैं सरकारी कर्मचारी बनूं। अरे नहीं 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 नहीं, देखिए हमारी अब गांव से आपको इच्छा जताई थी ऐसे कि मिले तो अच्छा है। देखिए हम तो, मैं बताता हूँ, हम गांव में पढ़े, मतलब पढ़े क्या, गांव में रहते। तो हमको जब आर.के.पुर में सबसे पहले आए तो वो गवर्नमेंट कॉलोनी पीएंस की कॉलोनी थी, चपरासी। तो हम देखते थे सुबह वो 10 बजे वाइट ड्रेस पहन के, हाथ में टिफिन लेके, डीटीसी की बस पकड़ के 46 पकड़ के ऑफिस जाते थे, और वहाँ से शाम को 5 साढ़े 5 सब लौट। हमको लगता है क्या लाइफ है, कितनी बढ़िया लाइफ है, क्योंकि हम उसको कंपेयर करते हैं गांव की लाइफ से। तो हम कहते हैं ये पढ़ लिख के जाएंगे तो ये सरकारी ऑफिस में चपरासी की नौकरी मिल जाए, कितनी बढ़िया है, कोई टेंशन ही नहीं। और लेट मी टेल यू, मैं हमारे आसपास वही लोग हम देखते तो पूरा लाइफ एंजॉय करते थे। सही बात। तो आदमी को तो मुझे चाहता है कि वो बनेंगे, तो पर अब डेस्टिनी कुछ और। बिल्कुल बिल्कुल, डेस्टिनी तो, और बहुत अच्छी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, ऐसा मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। कॉलेज लाइफ की आपकी बात करते हैं सर। एग्रीकल्चर में आपने पढ़ाई की, एग्री इंजीनियरिंग, वो अनुभव कैसा रहा? उदयपुर में आप पढ़े, तो वो जो कॉलेज की जो लाइफ है वो तो डिफरेंट लाइफ ही होती है कि यूथ होती है, यूथफुल होती है वो, और लोगों के साथ मस्ती भी हम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं होंगे जो आपको यादगार रहे होंगे। ऐसे कोई इंसिडेंट्स हमारे साथ शेयर करना चाहें तो आप। देखिए कॉलेज, पहली बात तो कॉलेज में ये वो भी मेरी लाइफ मोर बाय डिफॉल्ट देन डिज़ाइन। देखिए क्योंकि जैसे मैंने बोला हाई सेकेंडरी की हम इतने थे तो नहीं कि हो, मार्क्स आए थे 54.8, मतलब 55%, थोड़ा कम, थोड़ा सा। पर मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन थी 78%। तो आप इमेजिन कर सकते हैं बाकी सब्जेक्ट में कितने आए होंगे। है नहीं हो। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का था, उस वक्त इंजीनियरिंग मेडिकल एक ही होता था, तो मेडिकल में तो सवाल नहीं था। अब इंजीनियरिंग कॉलेज गिनती के होते, दिल्ली में एक था, बाकी रीजनल कॉलेज में हर स्टेट के लिए कुछ सीटें होती थी। तो उसमें जो मार्क्स थे उस पर एडमिशन हमको मिलने वाला था नहीं। उसी वक्त मेरे एक दोस्त ने, वो जा रहा था उस वक्त कनाडा पर, उसने मुझे बताया कि यार दिल्ली गवर्नमेंट की, दिल्ली स्टेट की डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कुछ सीट्स होती है। तो मैं दिल्ली स्टेट की ऑफिस में गया, मैं पूछा कौन कौन से कॉलेज में क्या सीटें हैं। उन्होंने बोला कि हमारा उदयपुर में जो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, CTI, उसमें 2 सीटें हैं। तो उसमें मैनुअली अप्लाई किया, एडमिशन मिल गया, मजे आ गए। और लाइफ में पहली बारी, मतलब मैं अकेला, मुझे उस वक्त हम 11th पास कर ली, तो आप गांव चले गए थे। तो गांव से एक बड़ा लोहे का ट्रंक और एक बिस्तरा लेके मुझे मेरे घर वालों ने पंजाब मेल में बिठा दिया कि आप जाओ उदयपुर। अब इमेजिन के 11th के बाद तो कितना 16-17 साल का था, है। वहाँ से मैं पंजाब मेल से मैं दिल्ली आया, दिल्ली पुराने स्टेशन पे उतरा। वहाँ से मैं रिक्शा लेके सराय रोहिल्ला गया, और सराय रोहिल्ला से चेतक एक्सप्रेस पकड़ के उदयपुर के लिए निकला। और जब गाड़ी अजमेर पहुंची, फ्लड आए, रास्ता बंद। और मेरे पास तो इतना बड़ा ट्रंक और बिस्तर, वो उठा के किसी तरह से राजस्थान रोड की बस में चढ़ा के फिर अजमेर से उदयपुर पहुंचा। शाम हो चुकी थी 8, और हमारा जो कॉलेज था शहर से बाहर जंगल में 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर था, एक टांगे में हो गया। तो मैं कहता हूँ कि लाइफ का वो जो एक्सपीरियंस था ना, मैं इमेजिन कर सकता हूँ। आज हम सोच ही नहीं सकते कि ये 16-17 साल का लड़का ऐसे गांव से अकेला जाएगा 10 साल के। पर कॉलेज के डेज सबसे बड़ा था कि हम जब उदयपुर में गए CTI में, उसमें जैसे मैं दिल्ली से था, आधे बच्चे राजस्थान से थे, बाकी हर स्टेट से 2-2 3 बच्चे, चाहे असम हो, गुजरात से भी 5-6 बच्चे थे, हिमाचल से थे, जम्मू एंड कश्मीर से थे जी, मणिपुर, नागालैंड। तो एक बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। और पहली बार हमको घर के बाहर मेस में खाने का जो शुरू के कुछ महीने लुत्फ हुआ ना, थोड़ा टाइम ही रहा तो वो था। फिर माँ के खाने की याद आ गई। और
दूसरे मेरा एक जो रूममेट था आशुगर, वो दिल्ली से ही था, पर वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी तेज था। तो ये सब काफ़ी जाके जो सीखने को मिला, रोज मस्ती में अपने, मतलब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं, आप खुद ही डिसाइड करो कब सोना है, कब उठना है, कब खाना खाना जाना है। तो थोड़ी इंडिपेंडेंस बंदे को पहली बार फील हो रही थी। राइट राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कॉलेज में कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे सर आप? नहीं इतना, देखिए मैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। मास्टर, हर चीज में पार्टिसिपेट, हर गेम में क्या, कल्चर में क्या, पर किसी में आप नहीं कह सकते कि बहुत अच्छे थे। मतलब मैं बता दूं, आई थिंक मैंने कभी किसी को बोला है, जब तक मैं कॉलेज में रहा ना तो मुझे कोई मेडल मिला, ना मुझे कोई ट्रॉफी मिली। हाँ, कभी कभी जनरल नॉलेज कंटेस्ट में पार्ट किया, फलाने में पार्ट किया, उसके सर्टिफिकेट मिलते हैं कि ही हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस, ही हैज, कभी जीते नहीं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अभी आपके टर्निंग पॉइंट की बात करते हैं। जब इंजीनियरिंग ख़त्म की, इरमा में आपको एडमिशन मिला, पहले तो ये कैसे मिला और फिर वहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, फिर मैं आपके दूसरे पार्ट पे आता हूँ। देखिए, मैंने BE एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, उस वक्त एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बहुत डिमांड थी, अभी भी है गवर्नमेंट में। मतलब आदमी फाइनल ईयर में आया, किसी को चिंता नहीं होती थी कि अब जिस दिन पास आउट करोगे आपको राजस्थान गवर्नमेंट में या और किसी स्टेट गवर्नमेंट में जूनियर इंजीनियर की जॉब मिल जाएगी और एक जीप मिल जाएगी। तो हमारे यही जितने बच्चे थे सब ये एस्पायर करते कि निकल के जूनियर इंजीनियर बनना, जीप लेके घूमना है, और ठीक रीजनेबल सैलरी। पर कुछ लोग होते थे जो 2-4 होते थे फर्दर M.Tech करने जाते थे, और जो बहुत इंटेलिजेंट होते थे वो IIM, उस वक्त IIM खुल गया था, MBA करने। अभी तो दुनिया भर का, उस वक्त IIM अहमदाबाद ही था एक। अच्छा जी, तो नेचुरली हम उस वक्त हमने फिर सीनियर से इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया, पढ़ाई में भी थोड़े सीरियस हो गए। जो बिल्कुल बीच में 20 से ऊपर था, ऊपर के 5-7 में आने शुरू हो गए। ठीक है, और मेहनत कॉलेज में जाके थोड़ा हमने मेहनत, सिंसियरिटी आ गई, और कुछ सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन किया, तो उस वक्त पता चला कि खाली जूनियर इंजीनियर तो ठीक है, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए। तो हमने उस वक्त M.Tech होती थी, M.Tech एग्री इंजीनियर में IIT खड़गपुर में, और हमने अप्लाई किया। मैंने कहा वो एडमिशन मोरलेस मिल रहा था, पर हमने कुछ सीनियर्स उस वक्त IIM अहमदाबाद में भी थे, तो हमने कहा चलो कैट का, उस वक्त कैट नहीं होता, IIM का एग्जाम होता था, ठीक है, वो देंगे और किस्मत लगी तो देंगे। वो फॉर्म भर दिया। उसी वक्त इरमा, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैन आनंद की न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकली। उस वक्त इरमा को कोई जानता नहीं था, पर उसमें यह लिखा था कि दिस इंस्टीट्यूशन हैज बीन प्रमोटेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड उस वक्त टॉप पे था न्यूज़ में, बिकॉज उस वक्त डॉक्टर वर्गीस कुरियन ऑपरेशन फ्लड और व्हाइट रेवोल्यूशन का एग्जीक्यूशन कर रहे थे। 80s की बात कर रहा हूँ, मतलब 79 की, 79-80 की। अच्छा, तो इरमा की ब्रांड इक्विटी नहीं थी, पर डॉक्टर वर्गीस कुरियन की ब्रांड इक्विटी उस वक्त टॉप पे थी। उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि 1 साल का रूरल मैन का कोर्स है, आप पास आउट करोगे तो आपको 1200 रुपए की नौकरी पर मंथ मिल जाएगी। नेचुरल फर्स्ट चॉइस IIM अहमदाबाद थी, एग्जाम दिया, रिटर्न में पास हो गए, क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा था। ओके, इंटरव्यू में गए, इधर ही IIM अहमदाबाद में गए। अभी मैं जब वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे पुराने दिन आ जाता है कि मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया था, 3-4 लोगों ने इंटरव्यू लिया और मुझे एज एक्सपेक्टेड रिजेक्ट कर दिया। अरे बाप रे, रिजेक्ट हो गया। क्योंकि देखिए, हम हिंदी मीडियम से पढ़े थे, इंग्लिश कम्युनिकेशन में इतने स्ट्रांग नहीं थे, हैं, तो ठीक है। पर बाई चांस फॉर्चुनेटली इरमा का एग्जाम भी दिया, उसमें सिलेक्शन हो गया। तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो M.Tech करने जाऊँ IIT खड़गपुर में, एक आधा और भी MBA था वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में मिल गया था, या इरमा करूँ। पर इरमा में उस वक्त 800 रुपीज़ पर मंथ स्कॉलरशिप था। नौकरी 1 साल बाद 1200 रुपए की, 800 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप और नौकरी की गारंटी, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम, बस इतना ही था, और कुछ मालूम नहीं, अमूल क्या है कुछ मालूम नहीं। तो ज्वाइन कर लिया, फिर इरमा में ज्वाइन किए। वहाँ पे जो लोग आए वो तो बहुत ही अच्छे। सर सॉरी टू इंटरप्ट, इरमा की बात करूँगा मैं, लेकिन उससे पहले एक बात आपको याद करवाना चाहूँगा। IIM आपने बोला कि मैं रिजेक्ट हो गया इंटरव्यू में, लेकिन उसी IIM ने आपको जब लेक्चर देने के लिए बुलाया और आप उस रूम से गए, जब आप इंटरव्यू रूम में बैठे थे, तो वो जो अनुभूति हुई उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, अनुभूति तो लगी कि
ठीक है, इट इज़ अ लॉस कि आपने एक अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आपको मौका नहीं मिला जो आपको मिल सकता था अगर आप में उस वक्त वो कैपेबिलिटी होती, ठीक है। पर आपको ये भी बहुत ही खुशी हुई थी कि ठीक है, मैंने कुछ अभी देखा जाए आज से, मतलब मैं पिछले 12-15 साल से मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैंने कुछ खोया नहीं, ठीक है, हो सकता अभी मौका मिल गया तो एक जो सेटिस्फेक्शन मिलता है और एक जो जिसे कह सकते हैं अंदर से खुशी मिलती है कि या ठीक है, उस वक्त आपने खोया पर आपने हो सकता है उससे अच्छा पा लिया। बिल्कुल पाया है आपने, इतने लोगों के साथ जुड़े हैं जी। तो आप इरमा की बात कर रहे थे, फिर वहाँ का जो माहौल था वो देखिए, इरमा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट था, पर वहाँ जाके मैंने देखा जो वहाँ पे स्टूडेंट्स थे तकरीबन उस वक्त 30-32 थे, भारत के सबसे फेमस और रेप्यूटेड कॉलेजेस से थे, चाहे श्री राम कॉलेज हो, चाहे मतलब प्रेसिडेंट, बेस्ट, दिल्ली, बॉम्बे, IITs, बेस्ट इंस्टीट्यूट। हाँ बिल्कुल, और मतलब पिलानी से सबसे थे और बहुत ही ब्राइट थे, एक्सीलेंट इन कम्युनिकेशन, वेरी वेल कनेक्टेड एंड वेरी कमिटेड। क्योंकि इरमा में आया मतलब कमिटमेंट थी, आप अच्छे, कई लोगों ने तो IIM अहमदाबाद को रिजेक्ट करके आए, इरमा में आए। हाँ, संजय घोष था हमारे, और भी 2 थे, तो हमने कहा यार ये तो उसको लगा यार भाई आपने कहीं कुछ यू आर नॉट लॉस्ट एनीथिंग, तो इसे मतलब इंस्टीट्यूट की वैल्यू वहाँ जाके पता चली, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, बेस्ट ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन से मिले, तिरुमदास पटेल से मिले, पहले ही दिन हम मिल गए, फर्स्ट डे इवनिंग। तो उस वक्त जो पता एकदम लाइफ का डिफरेंट, मतलब आप गाँव से निकले हो, एक आरके जैसी गवर्नमेंट कॉलेज में स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो, फिर एग्री, एकदम आपको टोटली माहौल चेंज मिलता है, 360 डिग्री चेंज, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अनएक्सपेक्टेड। और हमारे कोई सर्कल में, फैमिली में ऐसे कोई लोग नहीं थे जो हमको इसके बारे में पहले कुछ बता सके। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे पढ़ाई की, फिर पढ़ाई ख़त्म की वहाँ पे, वहाँ से फिर आपकी जर्नी शुरू होती है। अब वो भी देखिए, इरमा के बाद भी लाइफ जो मिला, जो करियर मिला, मोर बाय डिफॉल्ट देन डिज़ाइन। देखिए मैं जब इरमा में था तो हमारे जो समर प्लेसमेंट टाइप होती है वो भी मैंने की, तो मैंने फार्मर्स ऑर्गेनाइज, मेरा कोई किसान गांव से हूँ, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, तो मेरा किसानों के प्रति रिलेटेड था कि फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन टाइप में मुझे जाना है। तो NDDB उस वक्त ऑपरेशन फ्लड वाइट रेवोल्यूशन इम्प्लीमेंट कर रहा था, उस वक्त वो स्पेयर टीम बनती थी वहाँ। स्पेयर टीम का काम क्या था कि गांव में, जिले में जाना, जिले में हर गांव में जाके सहकारी मंडली बनानी, उसमें एक प्रोक्योरमेंट का आदमी होगा, एक फाइनेंस का होगा, एक मार्केटिंग, और जाके गांव में मंडली बनानी और उनका दूध इकट्ठा करके डिस्ट्रिक्ट यूनियन पे प्रोसेसिंग प्लांट बनाना, उसकी मार्केटिंग। तो मैंने कोल्हापुर में काम किया, मैं वहाँ जाके, चरण गांव था, 2 गांव में जाके मैंने सहकारी स्पेयर टीम में काम करके मंडली बनाई। तो मुझे लगा ये मेरे बैकग्राउंड से और मेरी बिल्कुल रिलेटेड, मुझे मतलब यू कैन फील एट होम, एंजॉय करोगे। हाँ, सब कुछ गाँव देखा, सब देखा। तो NDDB में जॉब निकाली, स्पिरिट मतलब फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, मैंने अप्लाई किया, मैंने कहा मुझे मिल जाएगी जॉब, पर वहाँ पे भी रिजेक्शन हो गया। और रिजेक्शन सिंपल, क्योंकि मैंने कुछ डिमांड ज़्यादा, हम वहाँ क्या, हमारे क्लास में BA BCom भी थे, और हमने 5 साल की इंजीनियरिंग की थी, तो हमने क्वेश्चन पूछा कि हम तो इंजीनियर्स हैं, ये BA BCom है, हमको उनसे 1-2 ग्रेड ऊपर रखो। वो कहते नहीं, हम तो एक ही लेवल पे रखेंगे, आपको अगर एक ही लेवल पे आना तो बताओ। हमने भी मस्त, नहीं हम तो नहीं आएंगे, और वो रिजेक्ट हो गया। फिर लगा जॉब नहीं है कोई, पर बाई चांस गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, अमूल की एक जॉब निकली कि जयपुर में उनको सीनियर सेल्स ऑफिसर चाहिए, और वोल्टास उस वक्त मार्केटिंग करते, उनसे टेक ओवर करना है। हमने अप्लाई कर दिया। उस वक्त तक मेरे पेरेंट्स राजस्थान में बांसवाड़ा में आके सेटल हो चुके थे, यहाँ से पास में है 240। तो हमने घर का एड्रेस राजस्थान बांसवाड़ा लिख दिया, तो लगता है मैनेजमेंट को लगा कि जयपुर में, राजस्थान में आदमी चाहिए, ये राजस्थान का इसको ही ले लेते और रेस्ट इज हिस्ट्री। बस 40 साल हो गए। ગુજરાત કોઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન GCMMF અમૂલના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર ડોક્ટર RS સોઢી સાથે ખાસ સંવાદનો બીજો ભાગ નિહાળો આવતા રવિવારે બપોરે 12:30 કલાકે માત્ર DD ગિરનાર અને અમારી YouTube ચેનલ DD ન્યૂઝ ગુજરાતી પર।